हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। देखो बच्चों, अम्ल जो होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। मैं बात करूं क्षारक की, क्षारक जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं और मुलायम होते हैं। अगर हम उन्हें छूकर देखेंगे तो वो हमें कुछ मुलायम लगते हैं। और अगर अपने बात करें लवण की, तो जो लवण होते हैं वो अम्ल व क्षारक की आपस में अभिक्रियाओं के द्वारा बनती हैं। ये हम इसी अध्याय के अंदर आगे पढ़ेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं आगे। देखो, सबसे पहले अपने बात करते हैं कि अम्ल जो है वो स्वाद में क्या है, खट्टे हैं। अच्छा, एक होता है बच्चों लिटमस पत्थर। ये लिटमस पत्थर जो होता है एक सूचक की तरह कार्य करता है, जो कि हमें बताता है कि जो हम पदार्थ, जो हम विलयन यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, ये अम्ल है या क्षार। इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि अगर वो विलयन अम्ल है तो जो हमारा लिटमस पत्थर है, लिटमस पत्थर को नीले से क्या कर देता है, लाल रंग में बदल देता है। वहीं अगर हम क्षार का जो विलयन यूज कर रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, किस में बदल देगा, नीले रंग में बदल देता है। यानी कि अगर रंग नीले से लाल हो गया तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। और अगर रंग लाल से नीला हो गया तो वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। चलो बच्चों, ये तो होता है हमारा प्राकृतिक सूचक। इसी लिटमस की तरह हम कुछ संश्लेषित सूचक का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थैलिन। ये बच्चों हमारे पास कुछ संश्लेषित सूचक होते हैं। ये बिल्कुल इसी की तरह काम करते हैं, लिटमस की तरह। यानी कि इसका भी काम यही होता है कि हमें बताना कि अम्ल क्या है और क्षार क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्मों की, कि इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। और इनमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे अम्ल और क्षारकों की धातु के साथ अभिक्रिया। देखो बच्चों, जब भी कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो इस परिस्थिति में एक तो लवण बनता है और उसके साथ में क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। जब भी अम्ल, देखो बच्चों, अम्ल यानी कि अगर आपने कोई भी अम्ल ले, यानी कि जैसे हमने ले लिया HCl, HCl एक अम्ल है। और जब भी अम्ल की अभिक्रिया आप किसी भी धातु यानी कि सोडियम से अगर अपने करें, तो जब भी अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो एक तो हमें लवण देगा यानी कि NaCl, और साथ में हमें क्या देगा, एक गैस देगा यानी कि H2 गैस देगा। तो हम कह सकते हैं कि अम्ल जो होते हैं वो धातुओं से अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस देते हैं। ऐसे ही जब मैं बात करता हूं क्षारक की, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों ये एक क्षारक है। और जब अपने क्षारक की किसी धातु यानी कि जिंक के साथ अभिक्रिया करेंगे तो इससे संबंधित लवण सोडियम जिंकेट का निर्माण हो जाएगा और साथ में हमें क्या मिल गई, हाइड्रोजन गैस। तो इन दोनों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, दोनों के दोनों धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। चलो हम देखते हैं कि धातु जो होती है अम्लों व क्षारों से हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है। ये हमने अभी भी देखा। अच्छा, और एक यौगिक बनाता है, यानी कि ये जो लवण बना रहा है उसकी बात कर रहे हैं, जिसे क्या कहते हैं, अपने लवण कहते हैं। तो अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं और क्षार की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अच्छा, ये है, अब देखो हम पढ़ रहे थे धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो इसी स्थिति को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ेंगे धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अभी हमने धातु और क्षारों, धातु की अम्लों व क्षारों के साथ अभिक्रिया देखी, और अब हम देखेंगे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो बच्चों, ये एक धातु कार्बोनेट है, ये हमारे पास एक धातु कार्बोनेट है। और जब भी अपने किसी धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो इससे हमारे पास जो प्राप्त होगा वो होगा लवण, साथ में मिलेगा हमें जल, और साथ में मिलेगा हमें CO2 यानी कि CO2 गैस।
तो यहां भी अपने देख सकते हैं कि जब भी कार्बोनेट धातु कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया की तो लवण, जल व CO2 मिली। तो यहां देखो एग्जाम्पल के रूप में मैंने एक धातु कार्बोनेट लिया Na2CO3। जब इसकी अभिक्रिया मैंने अम्ल के साथ करवाई तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करने से इसका संगत लवण बन गया और साथ में क्या बना, जल व CO2 बनी। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। ऐसे ही जब मैं बात करता हूं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की, देखो जैसे ही इसके बीच में हाइड्रोजन आ गया तो ये क्या बन गया अपना धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करूंगा तो भी मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, संगत लवण, जल और CO2। ये बात हमने यहां बता रखी है। देखो कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि इन दोनों की बात कर रहे हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो अभी तक हमने दो प्रकार के रासायनिक गुणधर्म देखे। पहले के अंदर हमने धातुओं के साथ अभिक्रिया की और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने क्या किया, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया की। चलो आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, अब है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। देखो अभी हमने अम्लों एवं क्षारों की अलग अलग अभिक्रियाएं धातुओं के साथ देखी, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखी, कार्बोनेट के साथ देखी। अब हम इन दोनों की आपस में अभिक्रिया देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको इस अध्याय के प्रारंभ में बताया था कि जो लवण बनते हैं वो अम्ल व क्षारों की आपस में अभिक्रिया से ही बनते हैं। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहां देखो कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं, लवण बनते हैं और साथ में क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। और इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। यानी कि अम्ल और क्षार जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। जैसे कि मैंने किसी क्षारक यानी कि ये देखो NaOH, इसकी अभिक्रिया मैंने किसी अम्ल HCl के साथ करवाई तो साथ में मुझे क्या मिला, NaCl लवण मिला और इसके साथ में मुझे क्या प्राप्त हो गया, जल प्राप्त हो गया। यानी कि अम्ल और क्षार जो होते हैं वो आपस में अभिक्रिया करके, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके एक तो हमें लवण देंगे जिनका हम हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और साथ में हमें क्या मिलेगा, जल मिलेगा। आगे देखते हैं। अच्छा अब देखो, अब हम पढ़ेंगे अम्लों के धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। देखो जब भी किसी धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल। बच्चों ये बात हमने अभी पीछे देखी कि जब हम क्षार या क्षारक, क्षार की अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो भी हमारे पास क्या बनता है, लवण व जल बनता है। और यहां जब मैंने अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई तो भी क्या बन रहा है, लवण व जल बन रहा है। तो जब मैं इन दोनों को देखता हूं तो क्या मैं इन धातु ऑक्साइडों को क्षार बोल सकता हूं? बिल्कुल सर, जो धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो अधिकांशतः क्या होते हैं, क्षार ही होते हैं। जैसे ये देखो कि जब क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड भी जो होते हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण या जल प्रदान करते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया। ये देखो जैसे क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करके लवण व जल देते हैं, वैसे ही धातु ऑक्साइड व अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं, लवण व जल। तो मैंने जब इन दोनों को देखा तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आगे देखते हैं। ये देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अभी हमने क्या देखा था, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, और अब हम देखेंगे क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। तो यहां देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है, हमें पता है, क्योंकि देखो क्षार जो होते हैं बच्चों वो जलीय विलयन के अंदर OH आयन देते हैं। जैसे ही मैं इसका जलीय विलयन बनाऊंगा यहाँ से OH आयन अलग हो जाएंगे, यानी कि ये हमारे पास क्या है, एक क्षार है।
ये देखो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, यानी कि जब हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक क्या है बच्चों, गैस है, अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। तो यहां देखो बच्चों, जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक क्या है, लवण है, और साथ में क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट एवं जल, यानी कि H2O का निर्माण करता है। यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है। तो यह भी कैसे है, देखो क्षारक और अम्ल की जब हमने अभिक्रिया की थी तो भी हमें क्या प्राप्त हुआ था, लवण व जल। हमने अभी देखा था कि जब अम्ल व क्षारक की आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण व जल प्राप्त होता है। तो यहां भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों, लवण व जल प्राप्त हो रहा है। तो मैं बिल्कुल इसी तरह कह सकता हूं कि अगर ये क्षारक है तो ये जो है वो क्या हो गया, अम्ल हो गया। यानी कि ये जो है, जो अधात्विक ऑक्साइड जो है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक क्षारक की तरह काम कर रहा है। तो अतः हम यह कह सकते हैं या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आगे देखते हैं, ये देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, एक होता है पीएच स्केल। इस पीएच स्केल का काम होता है बच्चों बताना कि कोई पदार्थ कितना अम्लीय है, या अम्लीय है भी है या नहीं है, या कोई पदार्थ या कोई सॉल्यूशन विलयन क्षारीय है या नहीं है तो कितना है। तो ये बच्चों एक स्केल होता है जो 0 से लेके 14 तक नंबरिंग करके रखता है अपने ऊपर। 0 से 7 तक, 0 से 7 के बीच में जो भी आते हैं वो सारे के सारे अम्ल होते हैं, और जो 7 से 14 के बीच में आते हैं वो सारे बच्चों क्षार होते हैं, और जो 7 पे आता है वो उदासीन होता है। अब देखो बच्चों, जैसे जैसे मैं 7 से 0 की तरफ बढ़ता हूं तो इसके अम्लीयता का गुण क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। यानी कि अगर मान लो किसी पदार्थ की पीएच की वैल्यू 3 है और किसी अन्य पदार्थ की पीएच वैल्यू 6 है, और मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के अंदर ज्यादा अम्लीय कौन है, तो हम साफ कहेंगे कि जिसकी पीएच का मान कम है वो ज्यादा अम्लीय है, क्योंकि 7 से जितना इधर जाएंगे उसकी अम्लीयता का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ऐसे ही अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लो हमारे पास किसी विलयन की पीएच की वैल्यू मान 10 है और किसी का 15 है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में ज्यादा क्षारीय कौन है, तो बच्चों जिसकी पीएच की वैल्यू, पीएच का मान ज्यादा है वो ज्यादा क्षारीय होगा, और जिसका पीएच मान कम है वो कम क्षारीय होगा। अच्छा, अगर किसी की पीएच मान 7 हो तो सर, अगर किसी का पीएच मान 7 होता है तो वो ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय, यानी कि वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो बच्चों यही बात हमने यहाँ बता रखी है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, देखो बच्चों हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है वो ही हमें बताती है अम्लीयता के बारे में। जो पीएच होता है, पीएच को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि देखो ये हमें पता है कि ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि कोई पदार्थ कितना अम्लीय है या कितना अम्लीय नहीं है। यानी कि देखो बच्चों ये आगे ऋणात्मक निशान लगा हुआ है, यानी कि ये जितना ज़्यादा होगा पीएच वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। तो ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बारे में बताता है हमें। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी कि हाइड्रोजन आयन किसी विलयन में जितने ज़्यादा होंगे उसकी अम्लीयता उतनी ही ज़्यादा होती है। तो सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे अपने क्या कहते हैं, पीएच स्केल। और इसमें पी शब्द का मतलब होता है पुषांश, यानी कि शक्ति, पावर। इस पीएच स्केल में सामान्यतः 0 से लेके 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया है। 0 से 7 के बीच में अम्लीय, 7 से 14 के बीच में क्षारीय और 7 पर उदासीन। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों कि दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। देखो बच्चों, हमारे अमाशय के अंदर
एक HCl नाम का अम्ल पाया जाता है, जो कि HCl जो अम्ल है बच्चों, यह एक प्रबल अम्ल होता है और यह हमारे अमाशय के अंदर पाया जाता है। इसका मेन काम जो होता है बच्चों, वो होता है भोजन के पाचन में सहायता करना। इसका काम होता है भोजन के पाचन में सहायता करना। कई बार अपच की स्थिति आने के कारण भोजन पच नहीं पाता और इसका मान, HCl का मान या HCl की सांद्रता हमारे अमाशय यानी कि हमारे स्टमक, पेट के अंदर बढ़ जाती है, तो हमें जलन महसूस होना स्टार्ट हो जाती है, जलन स्टार्ट करते हैं अपने महसूस होती है हमें। तो इसके लिए हम एक प्रबल क्षार यानी कि इनो लेते हैं बच्चों, और इनो के अंदर मिला होता है प्रबल क्षार, और इस क्षार के कारण हमें पता है अम्ल और क्षार आपस में मिलकर उदासीन अभिक्रिया करते हैं, तो उसको उदासीन करता है और जलन क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो अगर हमें पूछे कि हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है, तो ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है, निर्भर करता है हमारे HCl की सांद्रता पर। अब हम बात करते हैं दूसरा, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। देखो बच्चों, कई बार क्या होता है, हम खाना खाते हैं, खाने से क्या होता है, कुछ अनाज के कण हमारे दांतों में फंस कर रह जाते हैं, और जब वो लंबे समय तक फंसे रहते हैं तो वो धीरे धीरे एसिड अम्ल बन जाते हैं, और वो जो अम्ल होते हैं हमारे दांतों के ऊपर की जो परत होती है, जिसे हमने इनेमल कहते हैं, ये हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, और ये धीरे धीरे इसका क्या करना स्टार्ट कर देता है, क्षय करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि हम इसको हमारी भाषा में बोलेंगे कि हमारे दांतों में कीड़े लगना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद अगला है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। बच्चों, आपको कभी मधुमक्खी ने डंक मारा होगा। जब मधुमक्खी डंक मारती है तो वो एक अम्ल अपने साथ लेकर आती है और वो हमारे अंदर छोड़ देती है, और वो होता है फार्मिक अम्ल। और इस फार्मिक अम्ल के कारण हमें जलन महसूस होती है, तो हम घरेलू उपचार का अगर उपयोग करते हैं तो हम उसके ऊपर कुछ भी ऐसा पदार्थ लगाते हैं जो क्या हो, क्षारीय हो। जितना ज्यादा क्षारीय होता है वो उतना ही उस अम्ल को क्या करेगा, कम करेगा, उसके प्रभाव को कम करेगा। तो हम उनसे भी हमारी आत्मरक्षा कर सकते हैं। आगे देखते हैं लवण। जैसा कि बच्चों मैंने इस अध्याय के प्रारंभ में आपको बताया था, लवण जो बनते हैं वो अम्ल व क्षारों के आपस में अभिक्रिया से बनते हैं। अगर देखो बच्चों, अम्ल व क्षार दोनों के दोनों प्रबल हैं तो जो लवण बनेगा वो उदासीन बनेगा। पर अगर उन दोनों में से एक भी ऊपर नीचे, यानी कि अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मैंने लिया, तो जो लवण बनेगा वो क्या बन जाएगा, अपने अम्लीय लवण बन जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो उल्टा बन जाएगा। जैसे कि देखो कि प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान क्या होता है, 7 होता है। क्योंकि देखो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक है तो ना तो अम्ल रहेगा ना क्षार, यानी कि उदासीन, और उदासीन की पीएच का मान मैंने आपको पहले ही बता दिया, कितना होता है, 7 होता है। तथा ये उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार, इस बार अम्ल प्रबल है बच्चों, तो अम्ल प्रबल है तो जो लवण बनेगा वो भी कैसा बनेगा, यानी कि 7 से कम होगा, यानी कि अम्लीय लवण बनेगा। वही इसका उल्टा, प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल लूं तो इसका उल्टा जो पीएच बनेगा वो 7 से ज्यादा, यानी कि क्षारीय अम्ल बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपना क्षारकीय हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण लवण एवं उनके गुणधर्मों की। जैसे कि मैंने आपको इस अध्याय के प्रारंभ में बताया था कि जो लवण होते हैं उन्हें हम हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि साधारण नमक NaCl। आपको पता है बच्चों, हम साधारण नमक जो होता है वो हमारे भोजन में बहुत उपयोगी एक तत्व माना जाता है, उपयोगी पदार्थ माना जाता है। तो इसी के बारे में हमने बता रखा है कि ये लवण कैसे बनता है, कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ करवाते हैं, तब जाकर हमारा क्या बनता है, लवण यानी कि नमक, जिसको हम नमक भी कहते हैं, साधारण नमक बनता है। तो सोडियम क्लोराइड, और इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड को ही हमारी व्यापारिक भाषा में क्या कहा जाता है, साधारण नमक। और ये बहुत सारे उद्योगों के अंदर कच्चे पदार्थ के रूप में भी उपयोग में आता है। अब हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी हमने बात अभी की थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो ये देखो बच्चों कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, यानी कि इसके जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होता है। देखो बच्चों, जब NaCl
जलीय विलीन यानी कि जब इसकी जल के अंदर अभिक्रिया करवाएंगे और इसमें से विद्युत प्रवाहित की जाएगी तो तब हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ हमें क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा वो है विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट हमारा है विरंजक चूर्ण, इसी को हम कहते हैं CaOCl2, विरंजक चूर्ण। देखो ये कैसे बनता है बच्चों कि शुष्क बुझा हुआ चूना, देखो ये होता है बच्चों शुष्क चूना या शुष्क बुझा हुआ चूना, जब इसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो तब जाकर हमें क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, और इसके साथ में क्या प्राप्त हो गया, हमें जल प्राप्त हो गया। और इस विरंजक चूर्ण का बच्चों हम उपयोग करते हैं हमारे जल को साफ करने में, हमारे जल को जीवाणु मुक्त करने में। इसका मेन जो उपयोग किया जाता है वो होता है जल को जीवाणु मुक्त करने में, जैसा कि हमने यहाँ बता रखा है। देखो विरंजक चूर्ण का उपयोग रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में व पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, हम बात करते हैं बेकिंग सोडा या इसी को हम बोलते हैं खाने का सोडा। देखो बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, इसका मेन जो पर्पस होता है, जो मेन इसका जो काम है वो होता है भोजन को शीघ्र से शीघ्र पकाना, यानी कि भोजन को जल्दी पकाने में ये क्या करता है, सहायता करता है। अच्छा, इसके लिए अगर मैं बात करूं इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो ये है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड, ये देखो बच्चों NaCl का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। यानी कि जब मैं NaCl के जलीय विलयन के अंदर CO2 व NH3 गैसों को प्रवाहित करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, NH4Cl और हमारा बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। अब देखो बच्चों बेकिंग जो पाउडर है इसका उपयोग मेनली बेकिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है। और इसके बाद जब हम पढ़ेंगे धावन सोडा, तो धावन सोडे को बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। और ये जो होता है ये क्षारीय होने के कारण पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको इनो के बारे में बताया था बच्चों, तो जो इनो होता है ना बच्चों, उसके अंदर बेकिंग सोडा ही पाया जाता है, क्योंकि इनो हमारे पेट के अंदर जो जलन हो रही है उसको कम करेगा, और जलन होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। आगे देखते हैं, ये है बच्चों दोने का सोडा या इसी को बोलते हैं धावन सोडा, दोने का सोडा या धावन सोडा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है अपने को, सोडियम कार्बोनेट, जो कि ये है बच्चों। और इस सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करना, क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है जल के अणुओं को जोड़ना। ये देखो बच्चों ये जो है ना, ये है क्रिस्टलीकरण और ये होती है क्रिस्टल संख्या। तो जैसे ही मैंने Na2CO3 का क्रिस्टलीकरण किया, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करने से मुझे क्या प्राप्त हो गया, धावन सोडा। यानी कि धावन सोडा क्या होता है, Na2CO3.10H2O, ये हमारा क्या होता है, धावन सोडा होता है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में, बोरेक्स उत्पादन में और घरों की साफ सफाई में व जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। आगे देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, ये होता है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे प्राप्त करेंगे, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, देखो बच्चों 373 केल्विन का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है, अगर अपने बात करें 0 डिग्री सेल्सियस तो इसका जो बच्चों देखो मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है 273 केल्विन। और जब इसके अंदर भी 100 जोड़ूंगा, इसके अंदर भी 100 जोड़ूंगा तो मेरा क्या बनेगा, 373 केल्विन। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ये देखो बच्चों आधा हाइड्रोजन लगा, इसके कारण से क्या कहेंगे अपने, अर्धहाइड्रेट बनाता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP,
प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी भी कहा जाता है। इसका जो उपयोग है वो डॉक्टर टूटी हुई हड्डियां बनाने में, हड्डियों को सही करने में, क्योंकि देखो जब हड्डियां टूट जाती हैं तो उनको एक जगह स्थिर करके रखना होता है। तो एक जगह स्थिर करने के लिए हमारे हाथ के ऊपर या जहां भी हड्डी टूटती है उस जगह एक पट्टा किया जाता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पट्टा। क्योंकि ये इतना कठोर होता है कि जहां एक बार जमा हो जाता है तो उस चीज को दोबारा हिलने नहीं देता। तो उसको स्थिर रखने के लिए हम इसका उपयोग हड्डियों को जोड़ने में भी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः क्या बना लेता है, जिप्सम। जैसे ही मैंने उसके अंदर जल मिलाया वो पूरा क्या हो जाता है, वापस कठोर हो जाता है। तो ये क्या था बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये अध्याय यहाँ पूरा होता है। इस अध्याय के अंदर हमने धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया, यानी कि अम्लों व क्षारों के जो रासायनिक गुणधर्म थे उनके बारे में पढ़ा, लवणों के बारे में पढ़ा। तो चलो ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं हमारे अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।